हाँ जी students, good afternoon all of you Bachcha Party and welcome again to our physics class. Students, today we have the topic, that topic is capacitor. बहुत ही ज्यादा important topic है competition के basis से भी और CBSE के basis से भी। ठीक है, एक क्वेश्चन 100% श्योर है, हर एग्जाम में यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आज कैपेसिटर की जो स्टार्टिंग है वो मैं कर रहा हूं एक वर्ड से, दैट वर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। देखो बेटा, कंडक्टर वर्ड जहां पे भी मैं यूज करता हूं, सबसे पहले मुझे ये बात आपको बतानी होती है कि कंडक्टर मींस इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास क्या है बेटा? कंडक्टर मींस उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सेस अमाउंट में। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन टू एटॉमिक न्यूक्लियस। अब सबसे पहली बात यहाँ पे क्या लिखी है मैंने हाईलाइट करके स्पेशली, कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। अब देखो बच्चा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करोगे? आपने यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रख दी, ये देखिए, ये आपने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखी है यहाँ पे, ये देखो, और ये दूसरी कैसी है? नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, दिस इज ई नोट, दिस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ इनके बीच में आपने रखा एक कंडक्टर। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हल्का सा फील्ड चाहिए कि जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई किया, ये नेगेटिव चार्ज इधर इस साइड कलेक्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज इस साइड कलेक्ट हो गया, यानी कि इसने अपना एक फील्ड इंड्यूस कर लिया जिसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप मेरी एक बात सुनो कि जितना आपने फील्ड अप्लाई किया है उतना ही तो इंड्यूस हुआ है, या कम ज्यादा होगा? नहीं, कम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसके पास कंडक्टर का मतलब है इसके पास एक्सेस में फ्री पार्टिकल्स हैं। जितना आपने फील्ड अप्लाई किया उतना ही इंड्यूस हो चुका है। यानी कि अगर मैं इसके अंदर जाके बात करूं, इनसाइड द कंडक्टर में बात करूं, इनसाइड द कंडक्टर जितना आपने फील्ड अप्लाई किया है उतना ही फील्ड आपका क्या हुआ है बेटा? इंड्यूस हुआ है। दिस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जितना आपने फील्ड अप्लाई किया उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस कोने पे आके बैठ गए, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस कॉर्नर पे जाके बैठ गया। ठीक है, यानी कि आपका अप्लाइड और इंड्यूस्ड बराबर है कहां? इनसाइड द कंडक्टर। अगर मैं कंडक्टर के अंदर जाके देखूं तो उसके अंदर अप्लाइड और इंड्यूस्ड बराबर है, यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए फिर वहां पे? यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए आप क्या होना चाहिए? क्योंकि आपके अप्लाइड की डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। इंड्यूस्ड की डायरेक्शन कौन सी है? इससे अपोजिट। यानी कि आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई नोट माइनस ऑफ ईपी, ई नोट माइनस ईपी। अब दोनों के दोनों बराबर हैं तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। देन दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड बच्चा पार्टी, कि इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। आप ये बात हमेशा याद रखे चलेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है ना बच्चा? तो अब देखिए बेटा, इससे हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए क्या बात है हमारी। अब नेक्स्ट जो बात इसने लिखी, इसने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, E means electric field just outside a conductor is perpendicular to the surface of conductor at every point. अब मान लीजिए आपके पास ये कोई भी कंडक्टर है, आप क्या कहते हैं कि नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर तो जीरो होगा। मान लीजिए मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया इसको, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो अब आप क्या कहेंगे कि सर नेट चार्ज इनसाइड जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे उतनी अमाउंट में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, जितनी अमाउंट में यहाँ नेगेटिव हुआ है उतनी अमाउंट में सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। मतलब जितना आपने इनसाइड इसको चार्ज दिया उतना ही चार्ज इसके सरफेस पे अपीयर हो चुका है। अब ये चार्ज कब तक मूवमेंट में होगा? जब तक कि इन चार्जेस के बीच सेपरेशन क्या ना हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए।
अब जैसे ये चार्जेस अरेंज कर लेते हैं अपने आप को, तब इनका मोशन क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनका मोशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनका मोशन स्टॉप हो चुका है, मींस फ्लो नहीं हो रहा। किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मींस फ्लो नहीं हो रहा। तो फ्लो ना होने का मतलब फ्लक्स क्या हो चुका है, जीरो। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं हुआ, एरिया भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो जीरो क्या होगा फिर, कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। अब कोस थीटा की वैल्यू जीरो कहां आती है, जहां थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री। अब थीटा किस किस के बीच का एंगल था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल था। यानी कि जिस सिचुएशन में चार्ज ने अपने आप को अरेंज कर लिया, ठीक है, अरेंज कर लिया, अब वो आराम से बैठ चुका है, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा एरिया के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। हमेशा एरिया के क्या रहेगी बच्चा, परपेंडिकुलर रहेगी। यही बात हमने यहाँ पे मेंशन करी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट outside a conductor is perpendicular to the surface of conductor at every point. तीसरा हमने लिखा कि नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। आपने थोड़ी देर पहले मेरे को बताया था कि सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जीरो होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, क्योंकि जितनी अमाउंट में आपने अप्लाई किया है ना, उतनी ही अमाउंट में इंड्यूस हो जाता है क्या, चार्ज। ठीक है, जितनी अमाउंट में आपने फील्ड अप्लाई किया उतनी अमाउंट में यहाँ चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं और वो फील्ड कंस्टिट्यूट कर लेते हैं, जिसकी डायरेक्शन आपके अप्लाइड फील्ड से क्या होती है, अपोजिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल की ओर, ये होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, तो आपका अप्लाइड कहां से कहां है, अगर आप फिगर में ध्यान से देखें तो अप्लाइड इस पॉजिटिव से लेकर इस नेगेटिव तक, और इंड्यूस हुआ है जो, उसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक है, इस पॉजिटिव से लेकर इस नेगेटिव की ओर, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई। अब हमने कहा कि इनसाइड द कंडक्टर जितना आपका अप्लाई है उतना इंड्यूस है, तो रिजल्टेंट फील्ड कितना आया, जीरो आया। अब आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू कैसा, क्यू नेट चार्ज आप यूज कर रहे हो, तो दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब हुआ कि नेट चार्ज भी मेरा क्या होगा बेटा, जीरो होगा। नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज आल्सो इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि मेरे को तीन बातें पता चली बच्चा आप तक। एक बात कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। दूसरी बात कि जब मेरा चार्ज अपने आप को उसके सरफेस पे अरेंज कर लेता है, किसके सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे अरेंज कर लेता है, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल 90 डिग्री ही बनता है हर पॉइंट पे। ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा कि नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो, वो मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। व्हाट इट मीन, नेट चार्ज इज जीरो। अब देखो सुनो, ये बात बड़ी तगड़ी बोली है, फोर्थ जो बात यहाँ पे लिखी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। आप देखो, मान लीजिए आपने ये कंडक्टर ले लिया, आपने कहा सर हमने इतना पॉजिटिव चार्ज दिया, मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इतना पॉजिटिव चार्ज दिया, और हमने कहा कि जी इतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, है ना, इतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, इतना ही इसके सरफेस पे पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। तो यानी कि जो चार्ज आप देते हो वो चार्ज कहाँ चला जाता है, कंडक्टर के सरफेस पे। इनसाइड आपका नेट चार्ज जो है वो जीरो रहता है। ठीक है जी, आपने ये बात अभी तक मेरे को बताई है कि नेट चार्ज क्या रहता है, जीरो रहता है सर। ठीक है ना, नेट चार्ज क्या बताया आपने, जीरो रहता है। अब नेट चार्ज, अगर इसके इनसाइड नेट चार्ज आपने जीरो मेरे को बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने मेरे को जीरो बताया, तो मेरे को वो बात याद आ गई, कौन सी, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय dr। अगर आप लोगों से कोई भी ये बात पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो आप कहोगे सर माइनस ऑफ dV बाय dr, जिसमें V स्टैंड करता है किसके लिए, पोटेंशियल के लिए, और R के डायमेंशंस किसके होते हैं, लेंथ के डायमेंशंस होते हैं।
तो आपने dv बाई dr को क्या लिखा है, माइनस ऑफ, अगर हम लेंथ से डिवाइड करते हैं तो उस चीज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आपने ही मेरे को ये बताया कि सर नेट चार्ज तो जीरो है, अगर नेट चार्ज जीरो है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो हुआ मेरा तो माइनस ऑफ डीवी बाय डीआर भी क्या होगा बच्चा पार्टी, जीरो, ऑफ कोर्स डीवी जीरो। डीवी का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीवी, डीवी का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल, डीवी का क्या मतलब है, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, यानी कि आपका डीवी यहां से जीरो आया मींस चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ कि पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर आप जाके देखें तो उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलता है बेटा, कांस्टेंट मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, यानी कि इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर किस तरह का सरफेस होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। ये बात आप नोट कर लीजिए। मैंने क्या कहा कि इनसाइड द कंडक्टर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसके अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखो बच्चा नेक्स्ट इसने क्या बात करी, नेक्स्ट इसने बात कही कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इज ऑलवेज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसमें सिग्मा रहेगा क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसमें सिग्मा बनेगा क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया के इक्वल, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया के इक्वल होती है बेटा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है बच्चा पार्टी कितनी, 8.85 into 10 raised to power minus 12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ठीक है, यही होती है ना, ठीक है, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कुछ एक बातें, जिन बातों को हमें पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसमें सबसे पहली बात थी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, दूसरी बात थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है, और नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। चौथी बात थी कि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। पांचवी बात थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां पे, सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दीज आर समथिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। ये बातें हैं जो हमें थोड़ी सी ध्यान रख के चलते, ठीक है। अब हम करते हैं एक ऐसी बात जो हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि अर्थिंग करना। हम अर्थिंग क्यों करते हैं, चलो उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये आर्टिकल कितने बच्चों को समझ में आया जो मैंने आपको समझाया है, प्लीज मेरे को बताते जाइए फटाफट से मैसेज करके, ठीक है। ये आर्टिकल कितने बच्चों को समझ में आया, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा महंगा आर्टिकल नहीं है, बहुत ही ज्यादा सस्ता सा आर्टिकल है, ठीक है, और बहुत इजी है, ठीक है। हाँ जी, अमरवीर, महक, हर्षित, निशांत परमार, खुशदीप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अंशु पठानिया, दैट्स गुड, वेरी गुड, मनप्रीत, हरसिमरन, पलविंदर, अंशिका, भावजोत, यानी कि लगभग बच्चों को क्लियर हो चुका है ये आर्टिकल। चलो जी, नेक्स्ट मैं आर्टिकल लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब है टू प्रोटेक्ट ए सर्टेन रीजन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी रीजन को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि पुराने टाइम में बिजली बहुत गिरती थी,
ठीक है ना। बिजली बहुत गिरती थी, थंडरिंग जब होती थी तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान भी होता था। ठीक है, आज के टाइम पे कोई बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग पे बिजली कभी मैंने तो गिरी हुई नहीं देखी। ठीक है, तो क्यों नहीं गिरती? क्योंकि हमने अर्थिंग की होती है। ठीक है, हरकमलप्रीत सिंह, दविंदर सिंह, सुखलीन, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करी होती है कि हमने अर्थिंग किया होता है, अर्थिंग किया होता है। ये बात तो आपने सुना होगा ना सभी बच्चों ने मेरे ख्याल से, कि अर्थिंग क्यों की जाती है। देखो बेटा, मतलब मान लो आपसे पूछा जाए कि बारिश हो रही है, बिजली गिर, मतलब बिजली थंडरिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो आपको भाग के पेड़ के नीचे छुपना चाहिए या आपके पास गाड़ी है उस गाड़ी में बैठ जाना चाहिए? तो आंसर इज कि गाड़ी में बैठ जाओ। है ना, क्योंकि इनसाइड ए कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है? जीरो रहने वाला है, यानी कि उस पर बिजली नहीं गिरेगी। ठीक है, तो चलो इसी बात से हम शुरुआत करते हैं। मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की डेफिनेशन आप लिखते जाइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब है टू प्रोटेक्ट ए सर्टेन रीजन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग जैसे कि हम अपने घर को मान लो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जब थंडरिंग होती है और बिजली गिरती है तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। आपको पता है ना कि चार्जेस का फ्लो हमेशा कहां से कहां होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ से बिजली गिर रही है आसमान से। ठीक है, ये देखिए, ये बिजली, बिजली गिरने का मतलब है कि इसका पोटेंशियल क्या है? हायर पोटेंशियल है, और ये अर्थ की तरफ मूव कर रही है। और मान लीजिए कि हम गाड़ी लेकर बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, और गाड़ी हमारी कंडक्टर है, ठीक है, लोहे की बनी हुई है, तो फील्ड लाइन का फ्लो कैसे होगा? हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो उनका जो फ्लो होगा वो शायद से कुछ इस तरह से होना चाहिए, यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है ना जी, यहाँ से इस तरह से फील्ड लाइंस, और आउटसाइड भी मूव कर सकती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होती है। ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस, अब जैसे ही मेरे कंडक्टर पे ये पॉजिटिव चार्ज स्ट्राइक हुआ, वैसे ही यहाँ इंड्यूस हुआ क्या? नेगेटिव चार्ज। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव आगे गिरा, वैसे ही यहाँ पे इंड्यूस हो गया नेगेटिव चार्ज। और जैसे यहां नेगेटिव इंड्यूस हुआ तो इस कॉर्नर पे क्या हो गया बेटा? इस अपोजिट अपोजिट कॉर्नर पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हुआ बच्चे? अपोजिट चार्ज, आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। यानी कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो जो बिजली गिर रही थी उसके फील्ड की डायरेक्शन जो थी वो थी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। और मेरा जो इंड्यूस हुआ है फील्ड, उसकी डायरेक्शन कौन सी है? अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि जो अप्लाइड है, अप्लाइड कौन सा है? मान लीजिए ई नोट के इक्वल है अप्लाइड, और मेरा जो इंड्यूस हुआ है वो ईपी के इक्वल है। तो इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर क्या होना चाहिए बेटा? जितना इंड्यूस्ड होगा उतना ही कितना, किसके बराबर होगा? अप्लाइड के बराबर होगा। यानी कि रिजल्टेंट फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। यानी कि आप अगर गाड़ी के अंदर बैठे थे तो आप 100% सेफ हैं। यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चा? जीरो। अब देखो बेटा, इसमें तो जीरो हुआ, लेकिन चार्ज आपके कंडक्टर से बाहर भी निकलेंगे, यहाँ भी इंड्यूस होंगे, और चार्ज यहाँ से निकलेगा। अगर हमने इसको अर्थ कर दिया, मान लीजिए पूरे के पूरे चार्ज को हमने यहाँ अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ऐसे अर्थ कर दिया। अर्थ इज ए ह्यूज सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। अर्थ एक बहुत बड़ा सोर्स है किसका? नेगेटिव चार्ज का। ये हमने देखो आपके सामने अर्थ किया है, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, एंड वी आर टोटली सेफ। ठीक है, और हम क्या होंगे? बिल्कुल सेफ होंगे बच्चा। So this is the process of electrostatic shielding in which we can protect a certain region of space from the effect of external electric field. ठीक है, अब बात करते हैं आज हमारा मेन टॉपिक की। हमारा मेन टॉपिक है बच्चा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, कि क्या होता है कैपेसिटेंस, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे,
और कैसे उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे और किन चीजों पे उसकी डिपेंडेंसी रहेगी। तो सारी की सारी बातें हमें पढ़नी है। यहाँ पे पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का भी बहुत ज्यादा अच्छा रोल रहने वाला है। तो आप लोगों को ऐसी कोई भी चीज जो है वो इग्नोर करके बिल्कुल भी नहीं चलनी, ठीक है। यानी कि हर वो चीज जो यहाँ आए उसको आप एक्सप्लेन बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को मुझे पढ़ना है। एक्चुअली दिस इज द प्रॉपर्टी, या आप ये कह सकते हैं कि ये वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं चार्जेस को स्टोर करने से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं चार्जेस को स्टोर करने से जुड़ी हुई बात है ये, ठीक है ना। देखिए जी, मेरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ। देखो, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ा तो हमने क्या कहा कि सर हम ना स्टैटिक चार्जेस इंड्यूस कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे? तो आपने कहा सर फ्रिक्शन से दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, स्टैटिक चार्ज इंड्यूस होते हैं। अच्छा, फिर आपने मेरे को कहा सर बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन, ठीक है। बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन भी हम चार्जेस क्या कर सकते हैं? इंड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि जो चार्ज इंड्यूस हुआ था, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास आई थी, उसको हम स्टोर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो उसको स्टोर करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आज हमें पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज एक्चुअली रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is actually related to its ability to store electric charge। मतलब मैं इसको सिंपल भाषा में बोलना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है कि दिस इज एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम स्टोर करना चाहते हैं। क्या आप लोगों ने कहीं कोई ऐसी डिवाइस देखी है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करती है? क्या आप लोगों में से किसी ने देखा है? आपके घरों में जो फैन यूज होते हैं उनमें कंडेंसर लगे हैं, व्हाइट कलर के सेल होते हैं बच्चा। आप अभी भी बैठे हैं अपने रूम में, पंखे के ऊपर देखो, एक व्हाइट कलर का सेल लगा है। वो सेल जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। अब कैसे पता चलता है? जैसे ही गर्मियां आती हैं, आप अपने घर में इलेक्ट्रिशियन बुलाते हो और कहते हो कि इन पंखों को ना रिपेयर कर दो, और वो रिपेयर कुछ भी नहीं करता, एक सेल बदल जाता है, और सेल जैसे ही बदलता है पंखा तेज हो जाता है। कई बार हम पूछ लेते हैं कि भैया सेल क्यों बदल रहे हो, तो वो है ना उस सेल के दोनों जो वायर निकले होते हैं उनको प्लग में देता है और आपस में टच करके दिखाता है, कहता है देखो सेल डाउन हो गया। कैसे पता चला? अगर स्पार्किंग कम हुई तो सेल डाउन है। अगर दोनों वायर उसने प्लग में दिए, थोड़ी देर बटन ऑन किया, बाहर निकाल के अगर उसने स्पार्क बहुत अच्छा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा चार्ज क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। अगर अच्छा चार्ज स्टोर कर सकता है देन इट इज इन ओके कंडीशन, ठीक है। आपको कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। अगर बहुत ही कम स्पार्किंग होती है तो मतलब आपको कंडेंसर क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। आज हम उसी बात के साथ डील करने वाले हैं जो हमारे घरों में फैन में यूज होता है ना, कंडेंसर, उसी की बातें चल रही हैं अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज भी आया है तो मैं उसका मैसेज भी रीड कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी, बैटरी नहीं होती बच्चा देवेंद्र, बैटरी नहीं होती, वो कंडेंसर होता है पंखे के अंदर डलने वाला, ठीक है। सेल लाइक होता है वो, सेल की तरह दिखता है, कंडेंसर होता है वो बच्चे। तो मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज एक्चुअली एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना है। अब कैसे स्टोर करें जी इलेक्ट्रिक चार्ज को? मान लीजिए मैं किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहा हूँ, क्यू चार्ज में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल मेरी ख्याल से, अगर मैं
चार्ज को इंक्रीज करता हूं तो पोटेंशियल उसका इंक्रीज होता है, ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा उसका। ठीक है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, ये वाला कंडक्टर है, ठीक है, और मैं इस कंडक्टर को क्या कर रहा हूं, चार्ज दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं इसको चार्ज दे रहा हूं, तो चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये मेरा कंडक्टर है जिसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, और मैं इसको क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूं। देखो बच्चा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आपने, अगर मैं आपको कहूं कि आप लोगों ने मेरे को बताया था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V is directly proportional to I या I directly proportional to V, ये ओम्स लॉ में आपने मेरे को बताया था, ओम्स लॉ में आपने मेरे को बताया था। अगर आज मैं I की जगह लिख दूं Q by T तो गलत तो नहीं हो ना मैं, ठीक है भाई, गलत नहीं हो तो T is equal to, अगर मैं 1 सेकेंड ले लूं तो फिर मेरा Q किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। इसी कॉन्सेप्ट ने किसको इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को इंट्रोड्यूस किया कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट आई हैव कंसीडर्ड इक्वल टू C इनटू V। यहाँ पे C को मैंने कहा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा, एंड नॉन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। C is constant of proportionality and known as electrical capacitance, C for capacitance, electrical capacitance, electrical capacitance, ठीक है ना जी। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के नाम से हम इसको जानते हैं, सी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपेसिटेंस चीज क्या है, तो आप कहोगे सर C इज इक्वल टू Q बाय V। यानी कि चार्ज और पोटेंशियल की रेशियो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाती है। चार्ज और पोटेंशियल की जो रेशियो है वो क्या कहलाती है बच्चा, क्या कहलाती है, चार्ज और पोटेंशियल की रेशियो कैपेसिटेंस। अब मान लो कि मैंने Q चार्ज अप्लाई किया और उससे पोटेंशियल इंक्रीज हुआ 1 वोल्ट का। मान लीजिए यहां आपने कोई बैटरी के थ्रू पोटेंशियल दे रखा है इसको, ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास है कोई ना कोई बैटरी, एक्सटर्नल सोर्स। तो आपने मेरे को कहा कि सर हमने ना यहाँ पे, कहता है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई कर दिया, 1 वोल्ट का, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, देन Q इज इक्वल टू C। यानी कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स इज यूनिट और 1 वोल्ट, ठीक है। तो QC के इक्वल कब हुआ, जब V की वैल्यू कितनी हुई, 1 वोल्ट के इक्वल हुई, ठीक है। यानी कि यहां से आप ये बात भी अपनी तरफ से बोल सकते हैं। अब देखो बच्चा, मेरा पूरे चैप्टर का रामबाण फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू C इंटू V। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लें बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला की बात होती है, इसकी यूनिट क्या है, सबसे पहले इसकी यूनिट, कैपेसिटेंस की यूनिट का नाम है बेटा फैराड, ठीक है, एंड 1 फैराड जिसको कैपिटल F से डिनोट करेंगे बच्चा, दैट इज इक्वल टू, चार्ज की यूनिट होती है बेटा कूलम और पोटेंशियल की यूनिट होती है बेटा वोल्ट, ठीक है। तो आपका जो फैराड है वो किसके इक्वल होगा, कूलम पर वोल्ट के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 1 फैराड, ठीक है। 1 फैराड किसके इक्वल होगा, 1 कूलम पर वोल्ट के इक्वल होगा। तो आप क्या कहेंगे कि कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, उसकी कैपेसिटी 1 फैराड कब है, उसकी कैपेसिटी 1 फैराड तब है जब 1 कूलम का चार्ज उसके पोटेंशियल को, कंडक्टर के पोटेंशियल को कितने से राइज करता है, कितने पोटेंशियल राइज करता है उसका, 1 वोल्ट, या सिंपल भाषा में आप कैसे बोले
A conductor is said to have a capacity of 1 farad when a charge of 1 coulomb raises its potential by 1 volt. Raises its potential by 1 volt. तो ये चीज भी आप लिख सकते हो, और ये चीज लिखने के लिए आपको कोई रट्टाफिकेशन पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चा, पता है आपको। यहीं से देखिए मैंने ये बात, मैंने कहा कि 1 फैराड कब है, जब 1 वोल्ट का चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, और 1 वोल्ट का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको दिख रहा है ना सभी को, आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि 1 फैराड किसके बराबर है, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो इसको, ये फैराड क्या होती है, कैपेसिटी, कैपेसिटी या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो आप इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटी किसकी होती है, कंडक्टर की। तो ए कंडक्टर इज सेड टू हैव ए कैपेसिटी ऑफ 1 फैराड व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, when a charge of 1 coulomb raises its potential by 1 volt, raises its potential by 1 volt। तो आप इस बात को यही से देख के लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि फैराड अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो आपके सामने जितनी भी बातें होगी वो ज्यादातर माइक्रो में होगी, कि 1 माइक्रो फैराड, ठीक है ना, 1 माइक्रो फैराड, ठीक है भाई, 1 माइक्रो फैराड माइक्रो में होंगी। माइक्रो होता है 10 की पावर -6 फैराड हो गया। नैनो में हो सकती है, नैनो फैराड, नैनो होता है 10 की पावर -9 फैराड, ठीक है। आपकी 1 मिली में हो सकती है, मिली होता है 10 की पावर -3 फैराड, ठीक है, -3 फैराड। आपकी पिको में बातें हो सकती हैं, पिको फैराड, पिको मतलब 10⁻12 फैराड। आपकी एंगस्ट्रॉम में हो सकती है 1 एंगस्ट्रॉम फैराड, ये होगा 10⁻10 फैराड। और आपकी फर्मी में भी हो सकती है, तो फर्मी, ठीक है, फैराड एफ, तो 10⁻15 फैराड। मतलब आपको जो यूनिट मिलेंगी वो बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट्स मिलेंगी फैराड के लिए। अब छोटी छोटी क्यों मिलेंगी, हमने ऐसा क्या बुरा कर दिया कि हमें बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट्स मिल रही हैं, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, आपको क्यों छोटी छोटी यूनिट्स यूज करनी पड़ेगी, इसका एक रीजन है। इसका रीजन क्या है, चलो इस पे बात करते हैं। आप सभी को एक बात का पता है, सबसे पहले मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना भूल गया, अभी पहले मैं डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता दूं आपको, कि आपने कहा कि कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है बच्चा, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, होता तो चार्ज ही है ना। तो जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो कैसा भी हो, टेस्ट चार्ज हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चार्ज तो चार्ज होता है। चार्ज क्या होता है बेटा, करंट इनटू टाइम, अगला भी करंट इनटू टाइम, तो इसका कर लीजिए होल स्क्वायर। वर्क डन क्या होता है जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं यहां से, कि C इज इक्वल टू, करंट के लिए होता है एम्पियर, A का स्क्वायर हो जाएगा, टाइम के लिए कैपिटल T, D का स्क्वायर, फोर्स के लिए M1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए L1। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, M-1 L-2 T4 और A2, T4 A2। This is the dimensional formula, M-1 L-2 T4 A2। This is dimensional formula for electrical capacitance, ठीक है ना बच्चा। तो ये इसकी बेसिक बातें थी। अब बात क्या आती है कि फैराड अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है। कहां से पता चला सर आपको, ठीक है, कि आप कह रहे हो कि फैराड अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। फैराड किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहां से आया, Q = C × V से आया। तो कुछ मेरे को जगह चाहिए, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, फटाफट से बता दो मेरे को मैसेज करके, ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है, फ्लो बना है कुछ बच्चों। ये आर्टिकल बिल्कुल हटके है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अपना जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास लगा रहे हैं ना बेटा, उनको भी एक नया आर्टिकल है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकते हो इस आर्टिकल को, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहां से भी फ्लो बनाया ना अपना, तो आपका फ्लो नहीं टूटेगा। यहां मैं आपको ज्यादा नहीं कहता, बट मैं 150 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा आपको, 150 न्यूमेरिकल एक सिंगल आर्टिकल पे कराऊंगा, ठीक है। यानी कि ये आर्टिकल आप कहीं पे भी, IIT JEE नीट में कहीं पे भी आएगा ना, तो आप इसके न्यूमेरिकल लगभग आपको याद होंगे, इसके न्यूमेरिकल इतने न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है, आप ये बात मान के चले। बट आपको ये जो बेसिक आइडियाज हैं इसके,
ठीक है, ये मेरे साथ साथ कवर करके चले, ठीक है ना बेटा। इसके बेसिक आइडिया बिल्कुल भी नहीं छोड़ने आप लोगों ने, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं कि फैराड अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है सर, ठीक है। फैराड अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, क्यों है वो बहुत बड़ी यूनिट, ठीक है। इसका आंसर मुझे करना है आप लोगों को, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताना है आप लोगों को कि फैराड अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट क्यों है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसी बात को कि फैराड अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट क्यों है, इस बात की एक्सप्लेनेशन चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आपने क्या कहा, आपने कहा कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के लिए एक रामबाण फॉर्मूला बनता है दैट Q इज इक्वल टू C इंटू V। यही है यहाँ पे रामबाण फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू C इंटू V। अगर आपको ये रामबाण फॉर्मूला याद हो गया तो आप मान लीजिए इस चैप्टर के राजा हैं आप। Q इज इक्वल टू CV, और मेरे ख्याल से Q इज इक्वल टू CV अब हर बच्चे की जबान पे आ गया होगा, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा कि C यहाँ पे स्टैंड करता है कैपेसिटेंस के लिए, और C की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, ठीक है। और कैपेसिटेंस की यूनिट हमने आपको बताई है, इसकी यूनिट क्या, इसकी यूनिट मैंने आपको बताई है फैराड, जिसको कैपिटल F से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, फैराड कैपिटल F से प्रेजेंटेशन देता हूं। मैंने कहा है जी कि फैराड अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, और आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया है सर बहुत बड़ी क्यों है, तो इसके लिए मैं अर्थ को ले लेता हूं, अर्थ से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत, इसका जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, आप सभी को पता है, ठीक है ना। आप सभी को पता है इसका रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। ये लीजिए अर्थ, अर्थ को परफेक्ट स्फीयर की तरह ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये है जी 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस, यानी कि किलोमीटर, यानी कि 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर इसका रेडियस है बच्चा, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके सरफेस पे क्या क्या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कितनी है, इसके सरफेस पे कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है। कैपेसिटेंस C को इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं, कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी, C इज इक्वल टू Q बाय V, और पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू होगी K Q बाय R, ठीक है। R आपका रेडियस है, कैपिटल R ले लो बेटा, कैपिटल R ले लो, कैपिटल R भी द रेडियस ऑफ अर्थ, तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा जी R बाय K। K क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R किसके इक्वल बन गया जी, कैपेसिटी किसकी, अर्थ के सरफेस की। अर्थ के सरफेस की कैपेसिटी का फॉर्मूला आया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है जी 1/9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है ना जी। और रेडियस कितना है बेटा 6.4 इंटू 10⁻⁶। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 711 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, यानी कि ये आ गया बेटा 711 माइक्रो फैराड, ठीक है। फैराड का F कैपिटल रखना बच्चा। तो अब आप एक चीज देखो कि अर्थ जिसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस माइक्रो में आ रहा है, मतलब इतना बड़ा अर्थ, और उस अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो माइक्रो में आ रहा है, तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस तो अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट होगी ना। इसका मतलब यही हुआ ना कि कैपेसिटेंस तो अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट होगी, क्योंकि ये रिजल्ट किस में आ रहा है 10⁻⁻6 में आ रहा है, -6 क्या फैराड, है ना। तो यानी कि इतनी बड़ी अर्थ जिसका रेडियस है 6400 किलोमीटर, उसका 10⁻⁻6 में आ रहा है, तो इसका मतलब है फैराड अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है बच्चा पार्ट, नोट कर लीजिए इस बात को, ठीक है, कि फैराड जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, और इसका रीजन हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं उस मेन आर्टिकल की, जिस आर्टिकल पे हम बहुत सारी बातें करेंगे, उनके लिए हम सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है ना बच्चा। तो चलिए जी हम आपको वो बातें भी बता देते हैं, ठीक है। देखो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए,
ठीक है, चलो जी। हाँ जी, मेरे पास अब नया कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट का नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब आपके घरों में पंखों में लगने वाला कंडेंसर, ठीक है। उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रिंसिपल बताना है, कैसे वो बनता है, सारी की सारी बातें मुझे आपको बतानी है जी। ठीक है जी, सुनते जाना आप लोगों ने, ठीक है। देखो मुझे भी पता है कि थोड़ा सा ये टाइम हमारा जो लास्ट लेक्चर होता है, तो लास्ट लेक्चर में मुझे ये बात पता है कि आप थोड़े से बोर हो जाते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। बट आप प्लीज थोड़ा सा मतलब, क्योंकि हमारा ये टाइम ऐसा है जहां जितना हम कवर करेंगे ना, फाइनली हमारी उतनी ही ज्यादा हेल्प करेगा ये आर्टिकल, ठीक है। और यहाँ से अगर हमारी कमांड बनती है ना बच्चा पार्टी, तो यहाँ से हमारे सब्जेक्ट पे हमारी कमांड बन जाती है, तो आप ये भी मान के चलिए कि हम फिर पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी नहीं अटके, ठीक है। तो मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ जितने भी आर्टिकल आप कर रहे हो वो बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करके चलो। अगर यहाँ बहुत अच्छे तरीके से आपने कवर करे हैं तो आपको कभी भी किसी भी आगे आने वाले चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो मेरा इसी वादे के साथ एक नया आर्टिकल आया है, उस आर्टिकल का नाम है कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, ठीक है। कैपेसिटर और उसका प्रिंसिपल, बहुत ही ज्यादा इजी आर्टिकल है बच्चे, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है ये आर्टिकल। कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल देखिए क्या है उसका प्रिंसिपल, किस तरह से वो काम करेगा। एक आर्टिकल में दो आर्टिकल करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखो कैसे, देखिए जी, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। कैपेसिटर को मैंने क्या लिखा, कैपेसिटर को मैंने लिखा ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज कैपेसिटर, ठीक है। ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का क्या मतलब होगा, कैपेसिटर कैसे एनर्जी को स्टोर कर लेता है। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है, ये बात भी हमें पता है कि ऑफ कोर्स यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगा ही लगेगा। अब कैसे काम करेगा ये, चलो उस पर ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड लिया, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, और इस स्टैंड पे मैंने एक रोड रखी, ये मेरी एक रोड है, और इस रोड को मैं पॉजिटिव चार्ज तब तक देता हूं जब तक कि चार्ज लीक होना स्टार्ट ना हो जाए। मान लीजिए कि मैंने इसको दिया पॉजिटिव चार्ज, इसको लगातार हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है ना, लगातार हमने पॉजिटिव चार्ज इसको प्रोवाइड किया। कब तक प्रोवाइड किया, जब तक कि इसका पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो जाए। इसके बाद अगर मैं और चार्ज इससे देता तो चार्ज फिर लीक होना शुरू हो जाता, ठीक है ना। यानी कि मैंने इसके पोटेंशियल को क्या कर दिया बेटा, मैक्सिमम कर दिया, मैक्सिमम पोटेंशियल मैंने बना दिया इसका, ठीक है ना। मैक्सिमम पोटेंशियल मैंने बना दिया इस रोड का जिसको मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा है। मैंने चार्ज कब तक दिया, जब तक कि इसका पोटेंशियल क्या ना हो जाए, मैक्सिमम ना हो जाए। इसका पोटेंशियल मैंने क्या बना दिया, मैक्सिमम। लेट अस कंसीडर दिस इज प्लेट ए, ये मेरे पास है प्लेट ए, ठीक है ना। इसको मैंने चार्ज भी कितना दिया है, मैक्सिमम चार्ज सप्लाई किया है क्यू, क्यू की वैल्यू भी मैंने मैक्सिमम रखी है। कब तक रखा, जब तक कि चार्ज लीक होना स्टार्ट ना हो जाए, तब तक मैं इसको पोटेंशियल देता गया, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, मैंने एक अनचार्ज रोड इसके नजदीक रखी, अनचार्ज रोड मैंने इसके बिल्कुल नजदीक रखी ऐसे। अब आपको पता है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट किसको करेगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसने अट्रैक्ट किया नेगेटिव को, और रिपेल किसको करेगा भाई, रिपेल करेगा पॉजिटिव को। तो इसने यहाँ पे नेगेटिव, और इसने रिपेल किया किसको, पॉजिटिव को। ये देखिए बच्चा, इसने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव को क्या किया बच्चा, आपके सामने है, रिपेल कर रहा है पॉजिटिव को,
ठीक है, नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव को इसने रिपेल किया, ठीक है ना जी, पॉजिटिव को इसने रिपेल किया, ठीक है। तो ये देखिए पॉजिटिव का कलेक्शन यहाँ पे हो गया और नेगेटिव का कलेक्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है ना जी, पॉजिटिव का कलेक्शन यहाँ। तो अब आप एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि पोटेंशियल को इंक्रीज कौन करता है? अगर मान लीजिए मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव के सामने मैं पॉजिटिव को लेके आ रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है। अगर मान लीजिए मैं ये पॉजिटिव और इसके सामने एक नेगेटिव चार्ज को लेके आ रहा हूं, तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है? आंसर इज नो। आपने मेरे को बताया था सर कि आपने मेरे को ये कहा था कि अगर एक पॉजिटिव है तो उसके सामने आप पॉजिटिव लेके आओ, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब जहां पे रिपल्सन होती है ना, वहां पे पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है, जहां अट्रैक्शन होती है वहां पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नहीं आता। ये बात आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लिया, कर लिया ना। अब देखो बच्चा, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये जो नेगेटिव है ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, मैं इसको बोल देता हूं बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज जुड़ा हुआ है उससे, पॉजिटिव से, तो इसको बाउंड चार्ज, और इसको बेचारे को फेंक दिया दूर, इसको मैं बोल देता हूं कौन सा चार्ज? फ्री चार्ज। इसको मैं बोल देता हूं फ्री चार्ज। दिस इज प्लेट बी, दिस इज, दैट वाज प्लेट ए, दिस इज प्लेट बी। अब आप मेरे को बताओ कि पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर R कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर R ज्यादा हुआ तो पोटेंशियल कम, ठीक है, यही बात होगी। तो आप मेरे को ये बताओ कि ये जो नेगेटिव है इसका डिस्टेंस कम है कि पॉजिटिव का डिस्टेंस कम है? तो ऑफ कोर्स नेगेटिव का डिस्टेंस कम है, पॉजिटिव तो दूर बैठा है, यानी कि ये इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, इस नेगेटिव का इफेक्ट ज्यादा रहेगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनते हैं? ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मतलब चार्ज यहाँ कम होगा, चार्ज कम हुआ तो पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सही बात है कि नहीं है? मेरी बात दोबारा ध्यान से सुन। मैंने क्या क्या कहा कि कौन सा चार्ज नजदीक बैठा है, डिस्टेंस किसका कम है, उसके लिए पोटेंशियल ज्यादा होगा। मतलब ये नेगेटिव इसके बिल्कुल नजदीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बन जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि चार्ज आपका कम होगा। चार्ज अगर कम होगा तो अल्टीमेटली पोटेंशियल भी क्या होगा? कम होगा, जबकि हम पोटेंशियल को क्या रखना चाहते हैं? कांस्टेंट। तो इसका मतलब हमें और चार्ज देना पड़ेगा। अब देखो बेटा, फ्री चार्ज में बैठा है, ये पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आप ध्यान रखिए कि इट इंक्रीजेस पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, ऑफ प्लेट ए, ठीक है, while this bound charge it decreases potential of plate A, potential of plate A, ये डिक्रीज करता है पोटेंशियल को। अब देखो बाउंड चार्ज जो है वो लाइज क्लोजर टू ए, ये बिल्कुल नजदीक लाई करता है। तो यानी कि बाउंड चार्ज जो होगा ये डोमिनेंट स्वभाव का होगा, इसका डोमिनेंट नेचर होगा। ये मतलब डोमिनेंट कौन होगा यहाँ पे? नेगेटिव वाला, ठीक है। अब देखो बेटा, यानी कि ये क्या करेगा? इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। यानी कि ये क्या करेगा? नेगेटिव इसके पोटेंशियल को, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो, मतलब इधर वाला चार्ज कम होगा, चार्ज कम होगा, पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने क्या चीज कांस्टेंट रखनी है? हमने V को कांस्टेंट रखना है, V को कांस्टेंट रखना है ना, तो हमने इसको चार्ज और सप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे चार्ज को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, बिल्कुल इंक्रीज करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू C इंटू V। अब आप V को क्या रखना चाहते हैं? कांस्टेंट, या मैक्सिमम बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो Q किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? C के। आपने Q को क्या किया? इंक्रीज। तो अल्टीमेटली Q को जब आप इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी कि कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता हूं मैं कब? चार्ज को इंक्रीज करके। अब मैंने एक काम और कर दिया बहुत ही अच्छा सा। मैंने क्या काम किया पता है? कि इस फ्री वाले चार्ज को ऐसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट किया ऐसे, ठीक है ना बच्चा? ऐसे मैंने अर्थ से कनेक्ट किया, यहाँ इसकी अर्थिंग कर दी मैंने, ठीक है ना बच्चा? ये देखो भाई, ये मैंने अर्थिंग कर दी बेटा। अब अर्थिंग करते अर्थ इज ए ह्यूज सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? अर्थ के अंदर चला जाएगा, चला जाएगा बेटा।
पूरा का पूरा ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला जाएगा। अब इसके पास केवल और केवल नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब अब पोटेंशियल और भी ज्यादा डिक्रीज होगी, मतलब आपको Q को फर्दर इंक्रीज करना पड़ेगा। अब Q फर्दर इंक्रीज होगा तो कैपेसिटी फिर फर्दर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि इसका प्रिंसिपल क्या बना, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या बना कि कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर, ये हमारा इंसुलेटेड कंडक्टर था, अर्थ कंडक्टर नहीं था, ये इंसुलेटेड कंडक्टर है, कि कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज, ये तो अनचार्ज कंडक्टर था ना, अनचार्ज कंडक्टर, और इसको कनेक्ट यहाँ किया गया अर्थ के साथ कनेक्ट किया गया। यानी कि प्रिंसिपल लिखिए आप, यहाँ पे मैं प्रिंसिपल मेंशन करता हूं, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल लिखिए। प्रिंसिपल में हमने क्या कहा कि कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर can be increased by bringing near it an uncharged conductor and uncharged conductor connected to earth, connected to earth, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों की दोनों प्लेट्स हैं वो पैरेलल हैं, इसीलिए हमने इसका नाम रखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब कैपेसिटर की शेप स्फेरिकल होगी तो स्फेरिकल बोल देंगे हम, जब कैपेसिटर की शेप सिलेंड्रिकल होगी तो सिलेंड्रिकल बोल देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमने जो बनाया है वो है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये सिंपलेस्ट अरेंजमेंट है, ज्यादातर यही यूज होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो सिंबल बनता है वो बहुत ही इजी है, इस तरह का सिंबल बनेगा। इसमें दो पैरेलल प्लेट्स आपने शो करनी है, दो लाइन लगा दो चाहिए यहाँ पे, ये देखिए दोनों की दोनों लाइन इस तरह की, ठीक है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्रेजेंटेशन बनती है भाई, ठीक है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्रेजेंटेशन है ये। तो ये प्लेट्स, इसका कैपेसिटेंस फिक्स है, इसका फिक्स कैपेसिटेंस है, फिक्स कैपेसिटेंस है, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल है जो मैंने आपके सामने बनाया। अगर मैं वेरिएबल बनाना चाहता तो जिसका फिक्स कैपेसिटेंस ना हो, अगर वेरिएबल कैपेसिटेंस मेरे को शो करना हो तो फिर मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास दोनों की दोनों पैरेलल प्लेट्स, ये देखिए आपके सामने दोनों की दोनों पैरेलल प्लेट्स, और यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं एक एरो, ये देखिए बेटा यहाँ पे हम एक एरो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। वो एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेरिएबल कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, वेरिएबल कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। देखो बच्चा, लास्ट टाइम मैंने बात जो करी है वो करी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। एक तो फिक्स्ड कैपेसिटेंस के साथ, मतलब यहाँ अगर मेरे पास दो प्लेट हैं, एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है, दोनों के दोनों पैरेलल प्लेट हैं, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्रेजेंटेशन होती है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास यही दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, और यहाँ एक एरो इंट्रोड्यूस कर रखा है हमने, तो ये वेरिएबल कैपेसिटेंस को शो करता है, वेरिएबल कैपेसिटेंस को शो करता है, ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस को शो करता है, ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस, और ये मेरा है वेरिएबल कैपेसिटेंस के लिए, वेरिएबल कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है ना जी, वेरिएबल कैपेसिटेंस के लिए ये प्रेजेंटेशन है। तो ये बताइए बेटा, ये आर्टिकल कितने बच्चों को समझ में आया, ठीक है। फटाफट से मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज पढ़ूंगा, ठीक है, और आपकी अटेंडेंस भी मार्क कर देता हूँ यहाँ जो बच्चे बैठे हैं। हाँ जी, प्रिंस चौहान, प्रिंस के बाद है जी अमरवीर, अंशिका, अंशु पठानिया, भारती,
भवजोत कौर, दविंदर सिंह, हरकमलप्रीत सिंह, हर्षदीप सिंह, हर्षित, हरसिमरन, खुशदीप, मनप्रीत, मनवीर, महक, और महक के बाद है जी निशांत परमार, एक मिनट, निशांत के बाद पलविंदर, प्रियंका, रमनजीत कौर, साहिप्रीत सिंह, सिमरनप्रीत कौर, सुखलीन कौर, सुखमन, वंशिका। अगर कोई बच्चा रहता है तो प्लीज मेरे को मैसेज कर दीजिए। हाँ जी, ये आर्टिकल कितने बच्चों को समझ में आया? मैं मैसेजेस पढ़ लेता हूँ आप लोगों के कि कितने बच्चों को क्लियर हुआ। इसके बाद एक सिंपल सा आर्टिकल है जो मैंने आपको करवाना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। भवजोत और प्रिंस सिंह चौहान, अंशु पठानिया, महक, सुखलीन, सिमरनप्रीत कौर, हर्षित, हरकमलप्रीत सिंह, हर्षदीप सिंह, और हाँ जी ठीक है बेटा, इसके बाद मैं मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है। तो जितने मैंने पढ़े, हाँ जी बच्चों को समझ में आया, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी आर्टिकल है बच्चा, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये भी बात आप मान के चलिए कि ये इस चैप्टर का बेसिक फंडा है, ठीक है। तो आप इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसे इग्नोर नहीं करना आपने, इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये आर्टिकल है मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना जी। ये आर्टिकल है जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा। ये मान के चलिए कि Q इज इक्वल टू CV को, जैसे मैंने आपको बताया था रामबाण फॉर्मूला, वैसे ही ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी आपका कहीं ना कहीं उसी का एक पार्ट बनने जा रहा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा। कल हम इस पे न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल रहने वाले हैं इसके, ठीक है। तो जितने भी न्यूमेरिकल हम करेंगे प्लीज आप साथ साथ देखते जाना। मैं जितने भी न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा वो कहीं ना कहीं हर कंपटीशन में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। आप कहोगे कि हाँ जी सर ऐसे न्यूमेरिकल हमने करे हैं, ठीक है। यानी यहाँ से मेरे साथ न्यूमेरिकल कवर करने के बाद आप कैपेसिटर के कोई भी न्यूमेरिकल नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है बेटा। देखो बच्चा, आपने कैपेसिटर के लिए एक्चुअली क्या किया था, ठीक है। देखिए आपने दो पैरेलल प्लेट्स ली थी, ठीक है। एक ये आपके पास पैरेलल प्लेट है ना, और इस पैरेलल प्लेट को आपने किस बेस पे रखा था? इंसुलेटिंग बेस पे आपने रखा था, ठीक है। इंसुलेटिंग बेस आपने बनाया था इसका, और इसके नजदीक आपने रखी थी एक अनचार्ज प्लेट जो चार्ज नहीं थी, जहां चार्ज क्या हुए थे? इंड्यूस हुए थे बेटा, ठीक है। आपने मुझे यही कहा सर कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और दूसरी है एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट। क्या आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट याद है? गॉस लॉ में किया था हमने मेरे ख्याल से, कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है सर, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, एक की चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, एक की चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। क्या हमने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट किया था? अगर आप लोगों को याद हो तो क्या हमने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट किया था? किसी को याद है बच्चा? इसकी चार्ज डेंसिटी होगी प्लस सिग्मा और इसकी चार्ज डेंसिटी होगी माइनस सिग्मा। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है, लेट अस कंसीडर दैट सेपरेशन इज इक्वल टू स्मॉल डी। मैं वो सेपरेशन मान रहा हूं बेटा स्मॉल डी के बराबर। लेट अस कंसीडर स्मॉल डी बी द सेपरेशन बिटवीन दीस टू प्लेट्स। एक के पास है जी पॉजिटिव चार्ज और एक के पास है जी नेगेटिव चार्ज। हर एक का एरिया जो है वो एक इक्वल है, ठीक है ना। एरिया जो है वो एक इक्वल है हर एक प्लेट का। ईच प्लेट हैव द एरिया, ठीक है, एरिया इक्वल टू ए, एरिया इसका भी एक इक्वल है। देखो बच्चा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब मेरा ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इस रीजन में, इस प्लेट के पीछे, इस प्लेट के पीछे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 होता है, और इसके आगे, इस प्लेट के आगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 होता है। लेकिन इन दोनों प्लेट्स के बीच फील्ड मेरा आता है
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, जिसमें सिग्मा बनती है सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नोट होता है भाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बनता है ना। तो सिग्मा क्या चीज है, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज अपॉन एरिया ए इंटू एप्सिलॉन नोट। और ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ V इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E और इनटू R या लेंथ के डायमेंशन। यहाँ लेंथ के डायमेंशन कितने हैं, यहाँ लेंथ के डायमेंशन है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लेंथ में, D लेंथ में, तो E इंटू D। मतलब ये मैं क्या लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ पोटेंशियल का। तो E की वैल्यू कितनी है बच्चा, E की वैल्यू है Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नोट और मल्टीप्लाइड बाई D, दैट शुड बी इक्वल टू V। हमें क्या चाहिए भाई, हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला, रामबाण फॉर्मूला याद करो, क्या है, Q इज इक्वल टू CV, है ना। तो यहां से C की वैल्यू क्या बननी चाहिए, Q बाय V के इक्वल। तो Q बाय V की वैल्यू कितनी है बेटा, Q इंटू D डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट इंटू A। तो एप्सिलॉन नोट इंटू A ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल हुआ, capacitance of a parallel plate capacitor comes out to be epsilon naught A by D। अब ध्यान से देखो बेटा इस फॉर्मूले को, अब फॉर्मूले को ध्यान से देखा तो मेरे को दिखा कि इसमें कोई चार्ज की तो बात ही नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ना तो ये चार्ज पे डिपेंड करता है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी पे, एरिया पे और सेपरेशन पे, ठीक है। यानी कि आपने कैसा मीडियम यूज किया है, एरिया ऑफ प्लेट्स कितना है, सेपरेशन कितना है, इनकी हम मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, उस बात पे ये बिल्कुल डिपेंड कर जाएगा। लेकिन इसमें डिपेंड नहीं करेगा कि आपने चार्ज कितना दिया, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इन बातों पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस मेरे पास आया है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। बच्चा पार्टी आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ एक न्यूमेरिकल के साथ और कुछ एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स के साथ। तो आज की क्लास हमारी कैसी रही, प्लीज मेरे को व्हाट्सएप करना। जब आप लोग मुझे व्हाट्सएप करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कई बच्चों के कमेंट तो इतने अच्छे होते हैं ना, वो मेरे को इतनी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। सही बताऊं मैं तो उन बच्चों के कारण हर रोज मेरा क्लास लेने का इतना अच्छा मन होता है, क्योंकि उनके कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं, है ना। तो खैर आप भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, जरूर बताना। अगर हाँ बुरी लगी हो तो इसमें से कुछ बातें बताना कि सर आप यहाँ पे थोड़ा सा वर्क कर लीजिए, तो डेफिनेटली मैं उस पर वर्क जरूर करूंगा, है ना। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।